हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टडी इम्यूनोलॉजी। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 4। और अब ये जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब का मतलब क्या है, देखो जनरली जो इम्यूनोलॉजी है ना वो मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देते हैं ये सोच के कि यार कम क्वेश्चंस आते हैं, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा पढ़ने की। लेकिन अगर तुम रिसेंटली पेपर्स देखोगे ना और रिसेंटली बाकी भी एग्जामिनेशन देखोगे जो हो रहे हैं उसमें जनरली आजकल इम्यूनोलॉजी ज़्यादा आ रहा है। मे बी उसका रीज़न ये है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो हम हेल्थ के ऊपर अब इतना ध्यान देने लगे हैं इसकी वजह से इम्यूनोलॉजी ज़्यादा आ रहा है। और जो भी रीज़न हो, लेकिन अगर आप कोई भी पेपर देखेंगे तो इम्यूनोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट अब ज़्यादा आ रहा है। वंस अगेन ऑब्वियसली जो बाकी की मेजर यूनिट्स है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इम्यूनोलॉजी, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हो, अगर आपको अच्छे से आती है इम्यूनोलॉजी पहले से, तो ज़रूर इस यूनिट को पढ़िएगा, इस सब यूनिट को पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में ऑब्वियसली, अगर आपको समझ में आ रही है। और अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन में इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है देन स्किप इट, देन कोई मतलब नहीं बनता अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप इसको दे रहे हो तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फटाफट इसको कंप्लीट कर सकते हो तो डू प्रिपेयर दिस यूनिट। सो अगर हम इस यूनिट में देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में आता क्या, इंक्लूडेड क्या है। सो देखो, दिस इज यूनिट 4 जिसमें सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पूरा का पूरा प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें से ये जो लास्ट वाला ई सब पार्ट है ना इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी पार्ट, और इसी को ही आज की हम सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके से शुरुआत करनी है, यही हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, अगर हम शुरुआत करें इम्यूनोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले तो आपको यही जो बेसिक टर्म्स होती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ टर्म्स इसकी फटाफट टर्म्स देख लो। इसके साथ साथ ही 12th क्लास का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वंस अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ने में 4-5 घंटे में निपटा लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस निपटा डालो, ठीक है, रीड मार लो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पूरे चैप्टर को याद करो, लेकिन उसको रीड कर लो, उसमें से समझ लो कि भाई वो चैप्टर कहना क्या चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना तो आपको, जो आप पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करोगे उस टॉपिक्स को आप याद कर सकते हो। तो अगर हम इम्यूनिटी से अब शुरुआत करेंगे तो बहुत बेसिक से आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि इम्यूनिटी के टाइप कैसे होते हैं। जैसे कि 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जो हमें बचपन से मिली है, उसके भी फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपको देखना है। जैसे कि एक फिजिकल बैरियर होता है, उसके अलावा केमिकल बैरियर होता है। केमिकल बैरियर के अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस आ गया। फेगोसाइटोसिस के अलावा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कैसे वर्क करते हैं, इस तरीके से इन्फ्लामेशन, ये सारे बहुत सारे टाइप होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, तो ये सब आपको देखने होंगे। ऐसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखिए तो 2 चीज़ें आएगी। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी कि किसी पैथोजन के आप कांटेक्ट में नेचुरली आ रहे हो, या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कि आर्टिफिशियली, जैसे आजकल वैक्सीनेशन वगैरह होता है तो आर्टिफिशियल हो रहा है। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पैसिव इम्यूनिटी और एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। इधर भी एक पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि इनेट इम्यूनिटी के सारे टाइप्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें एक बार इम्यूनिटी के बारे में, आपने बेसिक पढ़ लिया कि हाँ भाई क्या होती है इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो उसके बाद जाना सेल्स पे, कौन से सेल्स जो कि इम्यूनिटी के लिए होते हैं। इम्यून सिस्टम में जो जो सेल्स आते हैं उन सब सेल्स के बारे में आप पढ़ लेना एक बार। उसमें जो एक सेल होता है उसको बोलते हैं स्टेम सेल, जो होता है होम्योपोएटिक स्टेम सेल, होमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, इस स्टेम सेल के बारे में देख लेना। फिर इस स्टेम सेल से काफ़ी चीज़ें ओरिजिनेट होती है, काफ़ी टाइप के सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, जिसमें आते हैं, हमें जो पढ़ना है वो है माइलॉइड सेल एंड लिम्फॉइड सेल। फिर इस माइलॉइड सेल और लिम्फॉइड सेल से डिफरेंट टाइप के सेल कैसे जनरेट होते हैं, जैसे लिम्फॉइड से बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं, एनकेसी होते हैं। माइलॉइड से ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं, ये सारे सेल्स आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर ए ग्रैन्यूलो के भी टाइप्स होते हैं। बस अभी आपको सेल्स के बारे में नहीं जानना है, सेल्स के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जान लो कि कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए।
इसके बाद ठीक है, इसके बाद आप मेन टॉपिक पे जंप मारोगे जो कि होता है एंटीबॉडीज। अब आपको देखना है एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में सब कुछ, उनका स्ट्रक्चर, उनका सिंथेसिस, एवरीथिंग। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेना कि वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, वीसी कांस्टेंट, वीटी वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, ऐसे ही लाइट चेन, हैवी चेन, फिर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन क्या होता है, एंटीजन कहाँ आके बाइंड करता है, उस एंटीबॉडी रीजन को कहते क्या है, ये सारी चीज़ें इन ऑल। इसी के साथ साथ जो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है वो क्या क्या हैं, 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है कि 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसी के हिसाब से लाइट चेन और हैवी चेन में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में कैसे होते हैं, कापा क्या है, लैम्डा क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एंजाइम ट्रीटमेंट का, या फिर किसी का भी ट्रीटमेंट एंटीबॉडीज पे होता है और उससे क्या फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन का होता है ट्रीटमेंट, पेपेन का ट्रीटमेंट होता है, तो इससे कितने फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। और इम्यूनोलॉजी जो है ना वो लगभग सेम रहता है हर एग्जाम के लिए, आपको कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा लेवल पढ़ना होता है, किसी के लिए बहुत कम लेवल पढ़ना होता है। गेट, टिफर, आईआईटी जैम, गेट बी, सीएसआईआर नेट, हर के लिए, हर एक एग्जामिनेशन के लिए लगभग सिमिलर है इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट। थोड़ा सा सीएसआईआर नेट के लिए ज़्यादा पढ़ना होता है, वो भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बाकी सबसे अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है, ये ज़रूर देख लेना कि एंजाइम ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसी के हिसाब से जो एंटीबॉडीज होती है उनके टाइप होता है, जैसे कि आइसोटाइप, इडियोटाइप, एलोटाइप, ये सारे टाइप्स भी एंटीबॉडीज के देख के लेना कि ये टाइप्स जो हैं किस बेसिस पे होते हैं, क्या क्या है इनके डिफरेंस का रीज़न। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी का, एक बार जो टॉपिक है एंटीबॉडी हो गया। अभी एंटीबॉडी के बारे में हम थोड़ी देर में और देखेंगे, अभी ये सब पूरा हमने एक पॉइंट उसका कवर कर लिया। इसके बाद देख लेना एंटीजन के बारे में कि भाई एंटीजन होते क्या हैं, एंटीजन का वो रीजन क्या होता है जिससे एंटीजन बाइंड होता है एंटीबॉडी से। एंटीजन और भी टाइप होते हैं, जैसे कि हैप्टेंस होता है, एडजुवेंट होते हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसे ही एंटीजन में एंटीजेनिसिटी क्या होती है और इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है और इम्यूनोजेनिक क्या होता है, इम्यूनोजेनिक लॉजिकल इम्यूनोजेनिक क्या होता है। ठीक है, हैप्टेंस देख लिया आपने, एडजुवेंट्स देख लिए, फिर इनमें ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं, एंटीबॉडी और जो एंटीजन है वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इन दोनों का इंटरैक्शन किस तरीके से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शंस कैसे हो सकते हैं, एफिनिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एफिनिटी, एविडिटी क्या होती है, एफिनिटी और एविडिटी में फ़र्क क्या होता है, कौन से बॉन्ड है जो एंटीबॉडी और एंटीजन को मिलाते हैं। इसके अलावा क्रॉस रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन चलता है एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में। जस्ट अ मिनट, ओके या, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में क्रॉस रिएक्शन होता है, तो ये क्रॉस रिएक्शन क्या है, एक तरह से वो इंटरेक्शन में ही आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी ये एक तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन वगैरह, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे देखने हैं आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, तो वो क्यों प्राइमरी सेकेंडरी है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, उसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में किस तरीके से सारे सेल्स अरेंज होते हैं, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, उसके अलावा माल्ट, उसके बाद GALT, उसके बाद BALT, इनके बारे में आपको डिटेल नहीं जानना है, सिर्फ बेसिक ये चीज़ें होती क्या है ये सब देख लेना। ठीक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आ जाना फिर से सेल्स पे, फिर से एक बार सेल्स वाले टॉपिक पे आ जाना। आपने सिर्फ वहाँ पे नाम देखे थे, अब इन सेल्स की डिटेल देख लेना, अब इन सेल्स की अच्छे से डिटेल्स देख लेना कि न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल क्या करेंगे, इओसिनोफिल क्या करते हैं, डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल डेंड्राइटिक सेल से अलग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सभी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ये एंटीबॉडी से मिलके कैसे काम करेंगे, इनकी मतलब डिटेल।
सिर्फ इनकी डिटेल एक्सेप्ट बी सेल, टी सेल, NK दैट इज नेचुरल किलर सेल, इन सबको छोड़ के पहले इनकी डिटेल देख लेना, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा 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 पता होगा तो दैट्स इनफ। बाकियों के लिए आपको थोड़ी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। आपने एक बार ये पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद नाउ जंप टू बी सेल्स। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बी सेल्स के बारे में, दैट इज बी लिम्फोसाइट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है कि इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, जैसे कि बोन मैरो में इसकी सिंथेसिस होती है, फिर इसकी मैच्यूरेशन कहाँ होती है, रीजन्स जानने आपको इनकी मैच्यूरेशन कहाँ होती है, मैच्यूरेशन होने के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, फिर इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से मैच्यूरेशन होती है, इसका पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सा रिसेप्टर आता है, फिर कौन सा रिसेप्टर कैसे वर्क करता है, किस तरीके से मैच्यूरेशन होती है। उसके अलावा इसमें क्लोनल स्विचिंग क्या होती है, क्लोनल सिलेक्शन क्या है, ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन होता है जिसकी वजह से ये प्लाज्मा सेल बन जाता है, बी सेल जो है मॉडिफाई होकर प्लाज्मा सेल बन जाता है, मेमोरी सेल बनता है, तो वो कैसे होता है। उसके अलावा जो टॉपिक आता है वो होता है क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग मतलब एक एंटीबॉडी जो है वो दूसरी एंटीबॉडी में चेंज हो सकती है, जैसे IgM IgG में चेंज हो जाएगी, क्योंकि लिए बी सेल्स ही एंटीबॉडी का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको एंटीबॉडीज को लेकर आना और यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से देखना है कि एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। यहाँ पे अब टॉपिक क्या आ जाएगा, इसी में ही कंटिन्यू करते करते क्लास स्विचिंग को ही कंटिन्यू करते करते पहले आप देखना क्लास स्विचिंग क्या होती है, फिर आपको देखना कि कैसे इतनी सारी टाइप की एंटीबॉडीज होती है। अब इस दुनिया में इतने सारे पैथोजन और सबके लिए हमारी बॉडी में मैक्सिमम के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो भाई इतनी सारी एंटीबॉडीज आई कैसे। तो इसमें आप देखोगे इस टॉपिक का आंसर आपको मिलेगा जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, इसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। इसमें आप पढ़ोगे जीन रीअरेंजमेंट के बारे में कि जो जीन्स हमारे में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो कैसे रीअरेंज करते हैं, कैसे अपने आप को रीअरेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी टाइप की एंटीबॉडीज आती है। जैसे उसमें आपको VDJ अरेंजमेंट दिखेगा, DJ अरेंजमेंट दिखेगा, इस तरीके से रीअरेंजमेंट बहुत सारे आपको दिखेंगे। आपको उसमें पूरे जीन्स देखने होंगे, V जीन, J जीन, D जीन, C जीन, ये सारे जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे C जीन जो है वो कांस्टेंट रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द एंटीबॉडी, ऐसे ही जो व्हाट आई कैन से V रीजन होता है वो वेरिएबल रीजन के लिए होता है, जो जॉइंट रीजन होता है यानी कि J रीजन होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को ज्वाइन करता है। तो ये पूरा मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CSI और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज VDJ रीअरेंजमेंट। इनफैक्ट MSc एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बस MSc एंट्रेंस में थोड़े से बेसिक आते हैं और CSI और नेट के उसमें थोड़े से डीप आते हैं, लेकिन टॉपिक्स लगभग सेम है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें जो ये रीअरेंजमेंट है उसमें आपको दोनों का रीअरेंजमेंट पढ़ना होगा, हैवी चेन की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा कैसे बनती है और लाइट चेन की डाइवर्सिटी कैसे इतनी ज़्यादा बनती है। लगभग दोनों के प्रोसेस सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आपको देखना है, पर डिटेल में आपको इसको पढ़ना होगा। आई मस्ट टेल यू, स्टार मार्क पॉइंट वाला टॉपिक है ये। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। सेम लगभग इसी के जैसा है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, 5-6 लाइनों का ही टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा टाइम इस पर खपाना नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। एलीलिक एक्सक्लूजन एक बार हो गया तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी हो जाता है खत्म। अब एंटीबॉडी के बाद आपको पढ़ना है APC सेल्स के बारे में, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब आप टॉपिक डाल लेना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे कि बी सेल्स होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं, मैक्रोफाज जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि ये क्या करेंगे, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी सेल को, ताकि उसके खिलाफ जो है हमारी बॉडी एक्शन ले सके। तो ये सेल्स कौन कौन से होते हैं, फिर ये सेल वर्क कैसे करते हैं, तो उसके लिए वर्क करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है MHC1 एंड MHC2, दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 एंड 2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मस्ट टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो MHC1 कौन से सेल्स के पास होता है, MHC2 किस सेल्स के पास होता है, कब MHC1 बनेगा, कब MHC2 बनेगा, इनकी ये एंटीजन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली MHC1 और MHC2 आप लोग समझ सकते हो कि वो
सेल पे प्रेजेंट हुआ कोई रिसेप्टर है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से MHC1 एंटीजन को प्रेजेंट करता है और किस तरीके से MHC2 एंटीजन को प्रेजेंट करता है, तो इसकी आपको पूरी की पूरी अच्छे से डिटेल, पूरा एक प्रोसेस होगा। सेल होता है, पहले एंटीजन आया, ER के पास गया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसने MHC ने दिखाया, ये पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो MHC1 और 2 हैं, ये क्या करेंगे, इनका काम होता है T सेल को एक्टिवेट करना। इनका काम क्या होता है, T सेल को एक्टिवेट करना। तो अब हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम T सेल पे पहुंच जाएंगे। T सेल में आपको वही सेम चीज कहानी देखनी है जैसे आपने B सेल में देखा था कि इनकी सिंथेसिस कैसे हुई, इनका मैच्योरेशन कैसे हुआ, इनके मैच्योरेशन का प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैच्योरेशन किस तरीके से होते हैं, टी सेल के रिसेप्टर क्या क्या हैं, टी सेल में भी तो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे ना, तो रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, CD4, CD8, इस तरीके से आपको बहुत सारे रिसेप्टर्स देखने पड़ेंगे। मैच्योरेशन का भी पूरा प्रोसेस है वो देखना होगा। फिर टी सेल का भी एक्टिवेशन कैसे होता है, किस तरीके से टी सेल्स का एक्टिवेशन करवाया जाता है, उसकी भी एक सिग्नलिंग है जो आपको देखनी पड़ेगी, सिग्नलिंग वगैरह। ये जो टी सेल्स होते हैं उनके टाइप क्या क्या हैं, और कुछ मेन टाइप जो है जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी हेल्पर सेल, तो इन दोनों की तो आपको डिटेल देखनी पड़ेगी। MHC1 और MHC2 इनको ही एक्टिवेट करते हैं, तो इनके बारे में आपको डिटेल देखना पड़ेगा, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। उसके अलावा ही ये जो टी सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं साइटोकाइनिन को। टी सेल्स का काम क्या होता है, साइटोकाइनिन को रिलीज करना। तो कौन सा सेल जो है टी सेल में कौन सा सेल रिलीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो कौन सा क्या रिलीज करेगा, इनको रिलीज करने का मतलब ही क्यों है, इनको रिलीज ही क्यों किया जाता है, क्या मजा थोड़ी आता है, कुछ रीजन होगा ना। तो ये सारी चीजें टी सेल के बारे में इन डिटेल में बता दूं। 2-3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है टी सेल से रिलेटेड, बी सेल से रिलेटेड, MHC1 MHC2 एंटीजन एंटीबॉडी कैसे बाइंड होते हैं, उन दोनों की स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जब आप ये सब पढ़ लोगे, साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल, टी सेल डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, यहाँ पर एक और टॉपिक की टी सेल डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट, थाइमिक सिलेक्शन क्या है, ये सारे टॉपिक जब आप देख लोगे, मैच्योरेशन, एक्टिवेशन, टी सेल्स कैसे बने, रेगुलेशन कैसे होता है टी सेल का, रेगुलेशन ऑफ टी सेल किस तरीके से होगा, टाइप्स वगैरह सब आपको देखना है। एक बार आपने ये सब देख लिया तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलोगे, यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आएगा ग्राफ्स, ठीक है। आपको ग्राफ देखना है, किसका ग्राफ देखना है, प्राइमरी रिस्पॉन्स का और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, कि हमारी बॉडी में जब पहली बार कोई एंटीबॉडी आया तब उसको कोई एंटीजन आया तो उसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है, जो सेकेंड टाइम आया तब किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आराम से आप काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हो पेपर में। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है, ये इतना सही टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं APCC। APCC क्या होता है, एंटीजन डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये कौन करता है, इसमें NKC का क्या रोल है, NKC कैसे वर्क करते हैं, NKC यानी कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे वर्क करते हैं, उनमें परफोरिन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, ग्रेन एंजाइम रिलीज होता है तो वो क्या करता है, तो इसके बारे में आपको देखना होगा, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में देखना होगा। ये टॉपिक हो गया। इसके बाद जो एक टॉपिक आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे। कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे भी एंटीबॉडीज के जैसे काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, एंटीबॉडी के जैसा इसका काम होता है। तो ये कैसे काम करेगा, इसमें 3 पाथवे होते हैं। एक होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है अल्टरनेटिव पाथवे और एक होता है लेसिथिन पाथवे। तो ये सारे पाथवेज जो हैं किस तरीके से चलते हैं इसको आपको डिटेल में देखना होगा। ये एक बार हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेना कि एक्टिवेशन ऑफ बी सेल के 2 तरीके क्या क्या हैं। आपने पहले भी एक्टिवेशन देखा होगा, इसमें थोड़ी सी डिटेल देख लेना कि टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे होती है इसकी, और टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन कैसे होती है। इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन किस तरीके से होगी बी सेल्स की। उसके अलावा सुपर एंटीजन क्या होते हैं,
सुपर एंटीजन क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन उसमें क्या रोल प्ले करता है, एंडोटॉक्सिन किस तरीके से होता है जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बीच में क्या फर्क है, ठीक है। मेन जो है टॉपिक सुपर एंटीजन एंडोटॉक्सिन होता है। इसके अलावा जो टॉपिक आता है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी, जब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है कुछ चीज़ों के लिए लेकर, तो उसमें आईजीई का रोल आता है, वो कैसे रोल प्ले करता है, बाकी एंटीबॉडीज़ कैसे रोल प्ले करती हैं, टोटल 4 टाइप की होती हैं, तो चारों में क्या क्या होता है ये सब इन डिटेल देख लेना, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद एक और रिसेप्टर आता है, दैट इज टोल रिसेप्टर, तो वो किस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा एक और पाथवे है, दैट इज जैक स्टैट पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैक स्टैट पाथवे। सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी दोनों का पार्ट है ये, तो आपको वो किस में करना है वो आप देख लीजिएगा, दोनों में ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे टॉपिक दैट इज ऑटो इम्यूनिटी, क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद को ही दुश्मन समझने लग जाता है, तो उसके एग्जाम्पल। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है भाई, ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन किस वजह से होता है, टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि आइसोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, तो ये सारे जो होते हैं ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है, रिजेक्शन होता है तो क्यों होता है, रिजेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। इसके बाद अगर हम देखें तो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जैसे कि एक एग्जांपल होता है स्किड, ठीक है। इसी के साथ साथ 3-4 और एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस में, वो सारे कर लेना। इसी के साथ साथ एक और टॉपिक आता है दैट इज वैक्सीन्स, आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस हिसाब से वैक्सीन्स की आजकल बात चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो डिफरेंट टाइप होते हैं जैसे कि लाइव होती है, हीट किल्ड होती है, डीएनए हीट किल्ड डीएनए वैक्सीन, इस तरीके से ये सारी वैक्सीन्स के बारे में आप देख लेना विद देयर एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्पल्स आपको याद हो सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, वंस अगेन 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, वो आप देख लें। इसके बाद कुछ और डिजीजेस जैसे कि HIV जो होता है, HIV के बारे में थोड़ा सा डिटेल किए, किस तरीके से एक्ट करता है, मलेरिया किस तरीके से होता है, आपको 12th की NCERT में भी इनमें काफ़ी इनके बारे में काफ़ी डिटेल मिल जाएगी और उससे ही रिलेटेड थोड़ा और। इसी के साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक्ट करता है। इसके अलावा जो आपको देखना होगा वो देखना होगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस होती है, उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। वायरसेस से कौन कौन सी डिजीजेस होती है, उसके एग्जाम्पल। डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, ये डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, तो इसलिए आप वायरसेस से होने वाली डिजीजेस एंड बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस के एग्जाम्पल्स सीख लीजिए। इसके अलावा जो टॉपिक आता है वो होता है इम्यूनो टेक्निक्स, ये बेसिकली टेक्निक का पार्ट है कि भाई कैसे किस तरीके से टेक्निक यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है जैसे कि अलाइजा, रिया, ठीक है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, इस तरीके से टेक्निक्स हैं कुछ कुछ, वो अच्छे से देखना, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा था इम्यूनो टेक्निक, रिया, अलाइजा, ये सब अच्छे से देख लेना, और ये सब था इसके बारे में। अगर हम वंस अगेन सिलेबस में जाएं तो 1-2 और टॉपिक होंगे, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इनके बारे में भी इनके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत देख लेना। बट यहाँ पे अगर मैं सबसे मेन टॉपिक बताऊँ तो वो होता है कि एंटीबॉडीज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, उसके साथ साथ एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या क्या होते हैं, जैसे किस तरीके से होते हैं। उसी के अलावा एंटीबॉडी की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, MHC1 मॉलिक्यूल एंड MHC2 मॉलिक्यूल क्या है, ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी, जिनमें से मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता और बनेगा ही बनेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब था इम्यूनोलॉजी के बारे में, यूनिट नंबर 4। वंस अगेन आई विल से कि ये आपकी चॉइस है कि आप करो या ना करो। इसमें से अभी तक जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 10 मार्क्स के करीब आते हैं,
तो ये आपकी चॉइस है कि आपको ये यूनिट करनी है या नहीं करनी है। वंस अगेन अगर आपको लगता है कि आपको ये यूनिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको इसको करने में बहुत टाइम लग रहा है और आपका CSIR नेट का एग्जामिनेशन या किसी और एग्जामिनेशन की आप बात करें वो पास है तो स्किप इट, स्पेशली इन CSIR नेट। बाकी के गेट वगैरह में, IIT जैम वगैरह में तो आपको कर ही लो तो ही बेटर है। इम्यूनोलॉजी के लिए उसमें ज़्यादा आता है, बट CSIR नेट में यू कैन स्किप इट। इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप कितनी यूनिट्स कर रहे हो। So guys, this was all about the today's video. I hope this video will help you a lot. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye.